हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल PSC फॉर CBSE। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है और चैप्टर नंबर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 USSR के विघटन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर जो प्रीवियस हमारे लेक्चर हैं वो आपके पास में पहुंच चुके हैं हमारे इस चैनल पर PSC फॉर CBSE पर। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल को विजिट भी कीजिए, उसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, कमेंट भी करें। और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है फॉर CBSE एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत ही सॉलिड और बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो आइए आज हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। USSR के विघटन के परिणामों पर हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको शॉर्ट तरीके से USSR के विघटन के परिणामों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे विश्व दो ध्रुवीय से एक ध्रुवीय हो गया था। एक तो सबसे पहला USSR यानी सोवियत संघ के विघटन का पहला परिणाम ये निकल कर आया। दूसरा आप देखेंगे संघर्ष व तनावपूर्ण वातावरण जो पूरे विश्व में शीत युद्ध के कारण बना हुआ था, वो संघर्ष और तनावपूर्ण वातावरण भी क्या हो गया, वह भी समाप्त हो गया। तीसरा आप देखेंगे हथियारों की होड़ पर अंकुश लग गया। हथियारों की होड़ पर जो दोनों महाशक्ति यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो एक होड़ चल रही थी, एक कंपटीशन चल रहा था हथियारों के निर्माण को लेकर, वो हथियारों की होड़ पर भी अंकुश लग गया और पूंजीवाद की श्रेष्ठता पर मोहर लग गई। यानी कि सोवियत संघ के विघटन हो जाने से यह बात भी सिद्ध हो गई, क्योंकि शीत युद्ध काल में दो महाशक्तियां आपस में टकरा रही थी, तो इससे यह बात भी सिद्ध हो गई कि पूंजीवादी जो विचारधारा है वह एक श्रेष्ठ विचारधारा है, जबकि जो साम्यवादी विचारधारा है उसमें खोट है और वह श्रेष्ठ विचारधारा नहीं है। किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, पूंजीवाद की तुलना में। तो आप देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन का एक यह भी प्रमुख परिणाम था कि पूंजीवाद की श्रेष्ठता पर मोहर लग गई। इसके अलावा समकालीन विश्व में USA का वर्चस्व स्थापित हो गया, क्योंकि अब जब USSR का विघटन हो गया तो विश्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो अमेरिका जैसी महाशक्ति का मुकाबला कर सके। इसलिए आप देखोगे कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, समकालीन विश्व के अंदर संपूर्ण विश्व के देशों पर लगभग अमेरिका ने अपना वर्चस्व, अपना दबदबा, अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। रूस USSR का उत्तराधिकारी बना। आपको पता है कि USSR अपने आप में कोई देश नहीं था। USSR के अंदर 15 गणराज्य शामिल थे और इन 15 गणराज्यों से मिलकर ही USSR बना। लेकिन 25 दिसंबर 1991 को जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो आप देखेंगे कि USSR के विघटन हो जाने के पश्चात जो इन्हीं 15 गणराज्यों में से एक गणराज्य था रूस, उसको USSR का उत्तराधिकारी क्या किया गया था, घोषित किया गया था। इसके अलावा नए स्वतंत्र गणराज्यों का उदय हुआ। आप देखेंगे कि जो नए नए गणराज्य थे, स्वतंत्र गणराज्य थे, उनका क्या हो गया था, उनका उदय हुआ, क्योंकि अभी तक ये सारे गणराज्य किसके अधीन माने जाते थे, ये सब माने जाते थे USSR के अंदर। क्योंकि इसमें कितने गणराज्य थे, इसमें गणराज्यों की संख्या थी 15। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नए स्वतंत्र गणराज्य दुनिया के सामने उभर कर आए, जो अभी तक किसके पहचान के साथ जी रहे थे, जो अभी तक USSR की पहचान के साथ अपने आप को जिन्होंने जीवित रखा हुआ था, अब उन्होंने विश्व के मानचित्र पर अपनी एक नई पहचान बनाई, नया अब उनका अस्तित्व था और इस तरीके से ये गणराज्य दुनिया के सामने उभर कर आए। अब इसी को हम देखते हैं अपने विस्तार से इन्हीं परिणामों को। तो देखिए यहाँ पर लिखा है विश्व दो ध्रुवीय से एक ध्रुवीय हो गया। तो एक तो ये पॉइंट है आपका, USSR के विघटन के कारण शीत युद्ध में जो पूरा का पूरा विश्व था वो आप देख रहे कितना ध्रुवीय था, वो दो ध्रुवीय विश्व था। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विश्व के अंदर, विश्व के परिदृश्य में क्या परिवर्तन आया, परिवर्तन ये आया कि जो संपूर्ण विश्व दो ध्रुवीय था वो दो ध्रुवीय विश्व किसमें परिवर्तित हो गया, वह एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि USSR के विघटन के कारण शीत युद्ध जो दुनिया को जिसने दो भागों में विभाजित किया, विश्व के अंदर दो ध्रुवीयता का
एक अस्तित्व था शीत युद्ध के कारण, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो आप देख रहे हैं कि एक महाशक्ति बिखर गई। कौन सी महाशक्ति का विघटन हुआ? यूएसएसआर का विघटन हो गया था, जबकि एक महाशक्ति शेष बची जो थी यूएसए। इसके अलावा आप देखेंगे सेकंड पॉइंट, संघर्ष व तनावपूर्ण वातावरण क्या हो गया? समाप्त हो गया। यूएसएसआर के विघटन के कारण जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विश्व में लंबे समय से जो संघर्ष चला रहा था, जो तनावपूर्ण वातावरण चला रहा था, वो भी क्या हो गया? वह भी समाप्त हो गया था। इसके अलावा हथियारों की होड़ पर अंकुश लग गया। देखिए, सोवियत संघ का विघटन हो जाने से जो दोनों महाशक्तियां थीं, जिनके बीच में लंबे समय से आप देख रहे हैं कि हथियारों की होड़ को लेकर एक कंपटीशन था, हथियारों के उनके बीच में होड़ थी, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन लगा तो आप देख रहे हैं कि हथियारों की होड़ पर भी क्या लग गया? हथियारों की होड़ पर भी अंकुश लग गया। अब कहीं ना कहीं जब हथियार कम बनेंगे तो विश्व में भी क्या स्थापित होगी? विश्व में भी स्थापित हो जाएगी भैया आपके, विश्व में भी आपकी शांति स्थापित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो हथियार होते हैं, हथियार तो किस बात का सूचक है? हथियार सूचक हैं अशांति का। ठीक है, हथियार अशांति का सूचक हैं, और जब हथियारों की होड़ कम हो जाएगी तो विश्व के अंदर शांति की अपने आप ही क्या हो जाएगी? स्थापना हो जाएगी। तो सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी निकल कर आया कि जो हथियारों की होड़ चल रही थी, उस हथियारों की होड़ पर क्या लग गया? अंकुश लग गया। तीसरा देखिए, पूंजीवाद की श्रेष्ठता पर क्या लग गई? मोहर। सोवियत संघ का विघटन हो जाने के कारण विश्व में साम्यवाद की तुलना में पूंजीवाद को एक श्रेष्ठ विचारधारा के रूप में मान्यता मिल गई। संपूर्ण विश्व में एक ये मैसेज गया, एक ये संदेश गया कि अगर कोई श्रेष्ठ विचारधारा है, अगर कोई सफलतम विचारधारा है तो वह पूंजीवादी विचारधारा है, जबकि जो उसको टक्कर लगातार दे रही थी साम्यवादी विचारधारा, उसको एक विफल और एक पिछड़ी हुई विचारधारा के रूप में माना गया। अगला देखिए, समकालीन विश्व में यूएसए का वर्चस्व। अब बचा कौन? एक महाशक्ति का तो अंत हो गया, तो एक ही तो महाशक्ति बची, और जो एक महाशक्ति बची उसको कोई टक्कर देने वाला था ही नहीं, जिसकी वजह से उसने दुनिया भर के देशों पर अपना वर्चस्व और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सोवियत संघ के बिखराव के बाद, जैसे सोवियत संघ बिखरा तो विश्व में आप देखोगे जो यूएसए था, ये यूएसए ये एकमात्र महाशक्ति बना, और जिस कारण यूएसए का वर्चस्व पूरी दुनिया में क्या हो गया? स्थापित हो गया। रूस यूएसएसआर का उत्तराधिकारी घोषित हुआ था। यूएसएसआर का उत्तराधिकारी कौन बना था भैया? रूस बना, क्योंकि गणराज्यों की संख्या तो 15 थी, लेकिन उन 15 गणराज्यों में सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गणराज्य था, जो रिपब्लिक था, वो रशिया था। इसीलिए जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में रशिया को मान्यता दी गई, रशिया उसका उत्तराधिकारी बना। और यूएनओ के अंदर भी आप देखोगे कि यूएसएसआर के स्थान पर रूस को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया, और स्थायी सदस्य के पास कौन सी शक्ति होती है? वीटो शक्ति। तो वो वीटो शक्ति भी रूस को मिल गई। इसके अलावा आप देखोगे 9 स्वतंत्र गणराज्यों का उदय हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व मानचित्र पर बड़ी तेजी से बदलाव आए। क्यों बदलाव आए? क्योंकि अभी जो 15 गणराज्य थे, वो 15 गणराज्य किसका अंग माने जाते थे? यूएसएसआर का अंग माने जाते थे। उनकी अपनी कोई अपनी पहचान ना होकर वो किसकी पहचान पर जीवित थे? वो यूएसएसआर की पहचान पर जीवित थे। लेकिन जब उन्होंने सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद में विश्व मानचित्र पर आप देखोगे बड़ी तेजी से बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे बदलाव, चेंजेस आए, और सोवियत संघ से अलग होकर नए गणराज्य जो थे वो कहाँ आ गए? वो अस्तित्व में आ गए। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने सोवियत संघ के विघटन के परिणामों के बारे में चर्चा की है। अब हम आगे और बढ़ लेते हैं। देखिए, शॉक थेरेपी के बारे में हम चर्चा करेंगे। शॉक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये शॉक थेरेपी का अर्थ है।
ठीक है, लिखा है आपके ऊपर शॉक थेरेपी का अर्थ बताइए। 1 नंबर में यदि क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप लिखेंगे आघात पहुंचाकर उपचार करना। यदि पहले किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना और फिर उसका उपचार करना, उस पर मरहम लगाना, तो इस तरीके की जो ये मॉडल था, इसी को कहा गया शॉक थेरेपी। ये लागू कब हुआ? 1990 में लागू हुआ। किन देशों के लिए बनाया गया था? मध्य एशिया व पूर्वी यूरोप के देशों के लिए बनाया गया। और किसने बनाया था? विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा शॉक थेरेपी के मॉडल को तैयार किया गया था। और अगर आपसे पूछे ये है क्या, क्योंकि यहाँ तो इसका अर्थ लिखा हुआ है, लेकिन अगर पूछे ये क्या है तो आप बताओगे कि शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी एक विशेष आर्थिक मॉडल है। क्या है ये? एक विशेष आर्थिक मॉडल है और ये उन देशों पर लागू किया गया था जो देश क्या थे? जो देश थे साम्यवादी, लेकिन अब साम्यवाद को छोड़कर उसको त्याग कर पूंजीवाद को अपनाना चाहते थे। तो ऐसे देशों के लिए ही जो एक विशेष आर्थिक मॉडल अपनाया गया उसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है, उसको शॉक थेरेपी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आपको बताई गई है अबाउट द शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या था? ये एक स्पेशल इकोनॉमिक मॉडल था और किसने बनाया था? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं हम। अब शॉक थेरेपी के परिणामों पर हम चर्चा करेंगे। शॉक थेरेपी के प्रमुख परिणाम क्या रहे? देखिए, पूंजीवादी देश बहुत तेजी से आर्थिक विकास कर रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जबकि जिन देशों ने क्या अपनाया? जिन देशों ने साम्यवाद को अपनाया वो देश लगातार आप देखेंगे निरंतर लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में लगातार पिछड़ते ही जा रहे थे। कौन से देश? वो देश जिन्होंने क्या अपनाया था? साम्यवाद को अपनाया था, वह लगातार पिछड़ रहे थे और विकास में तेजी से आगे कौन बढ़ रहे थे? ये जो पूंजीवादी देश थे ये आगे बढ़ रहे थे। शॉक थेरेपी के परिणामों को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले शॉक थेरेपी को अपनाने का सबसे पहला परिणाम क्या निकला? पहला परिणाम ये था कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति थी, जो भी वो प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि जिस पर सरकार का अधिकार हुआ करता था, अब उस संपत्ति को निजी संपत्ति में परिवर्तित कर दिया गया। सारी की सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गई। अब दूसरा देखिए बेटा, दूसरा 90% उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया गया, बहुत सस्ता उनको बेच दिया गया। इसीलिए इसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा जाता है। बड़े बड़े बैंक, तीसरा पॉइंट है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, तीसरा थर्ड पॉइंट है, बड़े बड़े बैंक दिवालिया यानी कंगाल घोषित हो गए। और रूस की जो मुद्रा थी रूबल, रूस की जो मुद्रा है रूबल, रूबल के अंदर भी काफी गिरावट आ गई। फोर्थ पॉइंट है हमारा सरकार की निर्णय लेने की शक्ति, क्योंकि अभी तक इन देशों ने क्या अपनाया था? साम्यवाद, और साम्यवाद में सारी शक्तियां जो थी वो सरकार के पास थी निर्णय लेने की। लेकिन जब उन्होंने साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाने का निर्णय किया तो जितनी भी निर्णय लेने की सारी शक्तियां थी वो तमाम शक्तियां पूंजीवादी देश लोगों के पास में और बाजार के हाथों में आ गई। शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद सभी आर्थिक निर्णय, जो भी आर्थिक निर्णय थे वो कौन लेने लगे? वो देश के प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा लिए जाने लगे। अब इसका एक तरीके से हम देख सकते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला। तो इसका कंक्लूजन हम देखेंगे, निष्कर्ष क्या निकला है? तो निष्कर्ष निकला है शॉक थेरेपी उन स्वप्नों को साकार करने में असफल साबित हुई। असफल साबित हुई। कौन से सपनों को साकार करने में असफल साबित हुई? जिसका वादा, ठीक है, शॉक थेरेपी ने किया था, जिसका उसने वादा किया था। उसने मतलब जब ये उसने शब्द आ रहा है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है शॉक थेरेपी, जिसका वादा शॉक थेरेपी ने किया था। इन देशों की आर्थिक स्थिति जो थी वो पहले से भी अधिक खराब हो गई थी। यानी जो शॉक थेरेपी थी वह मॉडल पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सपने दिखाए कि आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करोगे जैसे पूंजीवादी देशों ने किया था, लेकिन इसके विपरीत उल्टा उनकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और बुरी तरह से उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। तो ये अपने इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है। अगले लेक्चर में फिर हम आपसे मिलेंगे अपने नए किसी टॉपिक के साथ में। हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। PSC 4 CBSE। थैंक यू।